में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्नों को भी आप पूर्ण ध्यान से देख के अध्ययन करें। अगली यूनिट है इकाई 5। इसमें से 5 अंक का एक आएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-2 अंक वाले 2 आएंगे। तो पहला है कीमत संतुलन तब समान रहता है जब मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि बराबर होती है। तो आ इसका आंसर होगा। दूसरा, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति बनती है। तो मांग अतिरेक की सा आंसर होगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 की जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, कृपया कर इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लेना कि साम्य का आशय फर्म की संतुलन की स्थिति से होता है और दूसरा साम्य का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलन में रहती है। और तीसरा आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कीमत छत को खालिस्तान भी कहा जाता है। आने वाले प्रश्न क्रमांक 3 में ये प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कृपया कर आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लें। अगली इकाई 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 स्टॉक एक विशेष समय पर मापी गई मात्रा होती है। प्रश्न क्रमांक 2 मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका मध्यवर्ती आंसर आएगा। तीसरा, चौथा और 5वां आप कृपया कर हमें कमेंट्स करके बताएंगे। अगला जो प्रश्न क्रमांक 2 है इसमें से 2 अंक का आएगा और तीसरे प्रश्न में 4 अंक का एक आएगा और प्रश्न क्रमांक 4 में से एक 5 अंक का आएगा। तो आप इन्हें पूर्ण ध्यान से देखकर और अच्छे से तैयारी करें। अगली इकाई 7 है। इसका पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो इसका बा आंसर होगा। मूल्य का मापन जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है भारत का केंद्रीय बैंक। आ आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है 1 रुपए का नोट निर्गमन करता है। तो ये भारत सरकार द्वारा निर्गमित होता है, फिर भी आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। चौथा है जनता का बैंकर कौन सा होता है। जनता का बैंक कौन सा होता है, तो इसका आंसर भी आप इसे थोड़ा देख लेंगे। 5वां है व्यावसायिक बैंक। इसका दा आंसर होगा बा एवं सा। ग्राहकों की जमा स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को ऋण देते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 2 मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित होता है। तो इसका चारों ओर आंसर आएगा। दूसरा, मुद्रा के प्राथमिक कार्य विनिमय एवं मापन दोनों होते हैं, अर्थात विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन बोला जाता है इसे। तीसरा, ट्रस्टी की भूमिका निभाना बैंक का गौण कार्य होता है। चौथा, रिजर्व बैंक का नोट निर्गमन करने का एकाधिकार होता है इस बैंक को। 5वां है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का शीर्ष बैंक कहलाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य बताइए। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, ये सत्य है। दूसरा, केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण प्रदान करता है, ये भी सत्य है। तीसरा, व्यापारिक बैंक साख अर्जित करता है। कृपया कर आप इसे हमें कमेंट्स करके बताएंगे। चौथा है मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामीन है, ये सत्य है। 5वां है व्यापारिक बैंक के पास प्राथमिक जमाएं नहीं होती है, इसे भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। अगले में सही जोड़ी दी गई है, जोड़ी को आप अच्छे ध्यान पूर्वक देख के और लिख लें। अगले में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 5 अंक के हैं, तो आप इन्हें भी देख लें। ये आने वाले प्रश्न हैं, उसके आगे के प्रश्न क्रमांक 7 में इन्हें भी देख लें। अब अगली इकाई 8 है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई 8 जो है ये आ नहीं रही है, सिलेबस में कम किया गया है, तो कृपया कर इसे ना पढ़ें। इकाई 9 की तरफ बढ़ेंगे हम। तो प्रश्न क्रमांक 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है राजस्व बजट में शामिल होता है। तो राजस्व बजट में दा आंसर होगा सरकार की राजस्व प्राप्ति आएगी और सरकार के राजस्व वे आएंगे। दूसरा, आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे सरकार द्वारा उधार लेना क्या कहलाता है। तीसरा, वे राजस्व प्राप्ति जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती क्या कहलाती है। तो ये राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। चौथा है उस कर को क्या कहा जाता है जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो इसका आंसर आ होगा प्रत्यक्ष कर। 5वां, बजट को आधिक्य का बजट कब कहा जाता है। तो जब अनुमानित प्राप्तियां ज्यादा होगी अनुमानित व्यय से। तो सा इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संपदा कर एक प्रत्यक्ष कर होता है। दूसरा, आप हमें कमेंट्स करेंगे ऋण पर ब्याज मिलना एक क्या कहलाता है।
तीसरा, पूंजीगत व्यय 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किए जाते हैं, तो इसका आंसर 1 वर्ष से अधिक आएगा। चौथा, अनुमानित व्यय बराबर अनुमानित आय संतुलित बजट कहलाता है। पांचवा, आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे घाटे का बजट क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी दी गई है, कृपया कर आप इसे देख लें। प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य असत्य दिया गया है। ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है, ये सत्य है। भारत में सरकार बजट केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये असत्य है क्योंकि राज्य सरकार भी प्रस्तुत करती है। तीसरा, बजट सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है, ये सत्य है। चौथा, राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्ति एवं गैर कर प्राप्ति दोनों को शामिल किया जाता है, ये सत्य है। पांचवा, सरकार की अनुमानित आय सरकार की अनुमानित व्यय होने पर आधिक्य का बजट कहलाता है, ये सत्य है कि अनुमानित आय ज्यादा है। अब अगले में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं 2 अंक और 4 अंक के, इन्हें भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगली इकाई 10 है भुगतान संतुलन वाली। इसका पहला है, विदेशी विनिमय दर किसी मुद्रा की कीमत को व्यक्त करती है, तो अन्य मुद्रा के रूप में इसका आंसर हम देख चुके हैं, फिर भी आप इसे पूर्ण तरह देख लें। दूसरा है, सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर को क्या कहा जाता है, तो स्थिर विनिमय दर इसका आंसर होगा। तीसरा है, भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं, तो इसका द आंसर होगा दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें। चौथा है, चालू खाते की मदें हैं, तो बैंकिंग चालू खाते की मद है। पांचवा, नई व्यापार नीति की घोषणा की गई है, तो 1991 में इसका आंसर होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदें शामिल रहती हैं। दूसरा, व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, फिर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, तो लाभ आंसर आएगा। तीसरा, जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा से घटा दिया जाता है तब यह अवमूल्यन कहलाता है। चौथा, आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। पांचवा है, विदेशी विनिमय दर प्रणाली में किसी भी मौद्रिक सत्ता द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो इसे भी आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे, लेकिन इसका आंसर विदेशी ही आएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य बताइए। तो भुगतान संतुलन खाता अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को प्रतिबिंब करता है, ये सत्य है। दूसरा, व्यापार संतुलन किसी देश की सेवाओं के निर्यात तथा सेवाओं के आयात के बीच अंतर होता है, ये भी सत्य है। तीसरा, नई व्यापार नीति की घोषणा 1991 में हुई, ये भी सत्य है। चौथा, व्यापार संतुलन सदैव संतुलित रहता है, ये असत्य है। पांचवा, भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, ये असत्य है क्योंकि दृश्य के साथ अदृश्य को भी शामिल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी दी गई है, कृपया कर आप इन्हें देख लें। ये आगे के प्रश्न भी दिए गए हैं। आज हमने अर्थशास्त्र का संपूर्ण हल करा दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।